नमस्कार। होप यू आर ऑल फाइन, फिट एंड फाइन। ठीक है, आज के क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर, फिजिक्स एंड द मटेरियल फिजिकल वर्ल्ड, जो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, उसको आगे लेके जाते हैं। ठीक है, आज के कॉन्सेप्ट हैं अबाउट स्टार्टिंग विथ बेस यूनिट्स। ठीक है, ये सेकंड भाग है पहला चैप्टर का, बेस यूनिट्स। अब बेस यूनिट्स क्या होता है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि देर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स और इन्फानाइट डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, जो बेस यूनिट्स हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स का ही दूसरा नाम है। ठीक है, और वो जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो लास्ट क्लास में हमने पढ़ चुके हैं, उसको कैसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, दैट इज डन बाय द CGPM, द जनरल कॉन्फ्रेंस। तो उन्होंने एक ऐसा नियम बनाया जिससे हम ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स को डिफाइन किए, so that they are invariable and available in all parts of the world। कहीं भी वेरी नहीं होते और हर जगह अवेलेबल हैं, और एक स्टैंडर्ड चीज़ मिल गया हमको जिसको इसको यूज़ करेंगे। सो देयर आर दीज द डेफिनेशंस जो आप पढ़ेंगे हम बेस यूनिट्स का, दीज आर प्री डिटरमाइंड। ठीक है, और इसके डिटेल्स में हम जा सकते हैं, लेकिन उसका डिटेल्स विल कॉज वन मोर कंप्लीट वीडियो फॉर द सेम पर्पस, तो उसको बाद में कभी करेंगे। लेकिन वो सब क्या है और कैसे आए हैं विथ द डेफिनेशंस, चलो एक बार ग्लैंस कर लेते हैं, उसके बाद डायमेंशंस पे जाएंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन विथ 1 मीटर। सो 1 मीटर पहला यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई का यूनिट फंडामेंटल है, बिकॉज टाइम और बाकी दूसरों चीज़ों की ज़रूरत उसको है नहीं। तो 1 मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, मीडियम में तो स्पीड चेंज होता है, इन वैक्यूम इन 1/299792455 ऑफ ए सेकेंड। एक सेकेंड का अगर तुम इतना पार्ट्स करोगे तो एक पार्ट में जितना डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करेगा उसके फुल वेलोसिटी से, दैट विल बी 1 मीटर, 1 मीटर। तो अब सोच रहे होगे कि ऐसा डेफिनेशन क्यों बना है। ऐसा ही डेफिनेशन बना इसीलिए क्योंकि ऐसा बनने के बाद इसको कभी कोई कहीं भी चेंज नहीं कर सकता। अगर हम किसी और चीज़ को लेके बेसिस बनाते तो शायद वो चेंज हो जाता। ठीक है, अब ध्यान से देखा जाए तो मीटर को डिफाइन करने के लिए हमको टाइम की ज़रूरत पड़ी, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन ये टाइम इसीलिए यूज़ करे किया है टू मेक इट इनवेरिएबल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ना कि टाइम की ज़रूरत है मीटर को डिफाइन करने के लिए। कुछ और चीज़ लेके भी मीटर को डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन टाइम को रिलेट करके सेकेंड का इतना भाग में जितना डिस्टेंस गया, दैट इज़ इनवेरिएबल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो इनवेरिएबिलिटी के लिए टाइम को यूज़ किया गया है। विथ टाइम इट हैज़ चेंज्ड, राइट। सो 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/299792455 फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, राइट। लेट अस मूव ऑन विद द नेक्स्ट फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड फंडामेंटल यूनिट विच इज़ मास, जैसे कि किलोग्राम। तो किलोग्राम इज द मास ऑफ ए सिलेंडर मेड अप ऑफ प्लैटिनम इरिडियम अलॉय। ठीक है, एक ऐसा अलॉय चूज किया गया 2 यूनिक एलिमेंट से, केप्ट एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, दैट इज नोन एज 1 kg। ठीक है, ये डेफिनेशन है सिर्फ। अब अगर हम इसके डिटेल्स में जाएँ तो हमें ये देखना पड़ेगा कि प्लैटिनम और इरिडियम क्यों चूज़ किया, उसके क्या खूबियाँ हैं, बाकी एलिमेंट्स क्यों नहीं चूज़ किया। बहुत सारा चीज़ निकल सकता है इसमें से, लेकिन हम आज सिर्फ ग्लैंस कर रहे हैं एट दी यूनिट का डेफिनेशन और वो आया कहाँ से है। ठीक है, सो किलोग्राम किसका है? द मास ऑफ ए सिलेंडर मेड अप ऑफ प्लैटिनम इरिडियम अलॉय व्हिच इज केप्ट एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, उसको बोलते हैं 1 kg। चलो आगे चलते हैं। द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट बेस यूनिट विच इज सेकेंड। अब सेकेंड कैसे डिफाइन किया गया? तो टाइम का यूनिट है। ठीक है, अब सेकंड को डिफाइन करने के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेच हो गए साइंटिस्ट। क्या किया हमने? सीजियम 133 जो एटम है, ठीक है, उसमें बहुत सारे ट्रांजिशन होते हैं। जैसे कि हमने लिखा है सीजियम 133 एटम एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ सेवरल वेवलेंथ्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्यों एमिट करता है वो तो क्लास 12 में पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी उसमें बारे में टेंशन में लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स के वो छोड़ता है तो क्या होता है ना, उसके जो ट्रांजिशंस हैं, ठीक है, वो बहुत वैरायटी के है। लाइक तो कोई भी एक डिफरेंट वेवलेंथ के लिए चूज़ किया तो कोई भी आउट ऑफ 100 डिफरेंट ट्रांजिशंस हम कोई भी ट्रांजिशन चूज़ कर सकते हैं, और उसको उस इफेक्ट को करने के लिए जो टाइम लगता है उसको भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
तो वो जो टाइम लेता है उस टाइम से हमने एक पर्टिकुलर सीजियम 133 एटम के जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसमें जो ट्रांजिशन होता है उसके लिए लिया गया टाइम को हम रिलेट करते हैं। कैसे? जैसे कि हमने लिखा था टाइम ड्यूरेशन इन विच इन 9192631770 सम बड़ा फ़ोन नंबर ये टाइम पीरियड्स ऑफ द सिलेक्टेड ट्रांजिशन इज़ 1 सेकेंड। मतलब जो भी ट्रांजिशन तुमने सिलेक्ट किया व्हाइल इमिटिंग रेडिएशन, उस ट्रांजिशन सिलेक्ट जो तुमने किया उसके लिए तो उसका 9192631770 टाइम पीरियड्स उस ट्रांजिशन के लिए इज़ 1 सेकेंड। समझो द टाइम ड्यूरेशन इन 9192631770 टाइम पीरियड्स ऑफ द सिलेक्टेड ट्रांजिशन। मतलब वो सिलेक्टेड ट्रांजिशन वो तो बहुत ही माइन्यूट सेकंड्स के लिए होगा, मतलब फ्रैक्शनल का भी फ्रैक्शनल सेकंड्स के लिए। तो उसको जब इतना बड़ा नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं टाइम पीरियड को, तब द टाइम ड्यूरेशन विच वी गेट इज़ 1 सेकेंड, राइट। तो वहाँ से डेफिनेशन आया है, क्योंकि इतना अंदर से आया है तो उसका वेरी होने का चांसेस नियरली नेग्लिजिबल है दुनिया में कहीं भी, ठीक है। और सीजियम 133 क्यों, उसका एक अलग ही लेक्चर है, ठीक है। तो ऐसा याद रखो कि एक एटम के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफरेंट वेवलेंथ के छोड़ने के बाद या उसी दौरान उसके जो ट्रांजिशंस होते हैं उसमें से कोई भी एक ट्रांजिशन को हमने सिलेक्ट किया और एक ही ट्रांजिशन मतलब चेंज, तो एक ही चेंज को हमने सिलेक्ट किया और उसको उस चेंज को करने के लिए जो टाइम लिया उसने उसको कोई बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई किया, मतलब ऐसा नंबर, और वहाँ से मिला जो टाइम उसको हमने बोले 1 सेकेंड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट बेस यूनिट की तरफ। लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट बेस यूनिट विच इज एम्पियर, करंट का यूनिट, ठीक है। करंट भी अपना अलग अलग जगह बना लिया फंडामेंटल यूनिट्स में। तो एम्पियर जो है वो कुछ मज़ेदार तरीके से डिफाइन किया गया है। 2 वायर्स, राइट, 2 वायर्स विच आर गोइंग पैरेलल टू ईच अदर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर का सेपरेशन है और पैरेलल है एंड पोजेसिंग सेम करंट इन ईच ऑफ द वायर्स। दोनों ही वायर्स में इक्वल करंट का अमाउंट है और उनका क्रॉस सेक्शन इज नेग्लिजिबल। अगर ये सब कंडीशंस फॉलो हो रहा है देन इफ द फोर्स बिटवीन दिस 2 वायर्स इज 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, देन यू कैन से द करंट इन ईच ऑफ द वायर्स इज 1 एम्पियर। अब तुम्हें लग रहा होगा कि फोर्स कहाँ से है, इसी साल नहीं अगले साल 12th में हम पढ़ने वाले हैं कि दैट करंट कैरिंग कंडक्टर्स और करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर्स अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स। कोई भी करंट कैरिंग वायर अट्रैक्ट्स एनी अदर करंट कैरिंग वायर विथ ए फोर्स, ठीक है। तो वो सब हम पढ़ेंगे, उसका फोर्स का पूरा फॉर्मूला है और उसके ऊपर एक चैप्टर है क्लास 12 में। तो अब यहाँ पे ये देख लो कि अगर इन दोनों के बीच में फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स जो है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर जब होगा और दोनों में हमने सेम करंट छोड़ा है, if the separation is 1 meter then and then only the current in each of the wires will be equal to 1 ampere, वो होगा ही। तो ये उसका डेफिनेशन है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट बेस यूनिट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट दोनों बेस यूनिट की तरफ। एक है टेम्परेचर, डिग्री ऑफ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द सब्सटेंस, जो कि मेजर किया जाता है बाय केल्विन। द फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 1 केल्विन। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक पॉइंट है, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में भी तो पढ़ोगे, फिजिक्स में भी पढ़ सकते हो थर्मोडायनेमिक्स में, जहाँ पे वाटर अपने 3 स्टेट्स में इक्वली एग्जिस्ट करता है। तो वहाँ पे द फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में वाटर ट्रिपल पॉइंट फॉलो करता है, वहाँ पे उसका अगर 1/273.16 फ्रैक्शन हम निकालें तो टेम्परेचर का वी विल गेट द टेम्परेचर इक्वल टू 1 डिग्री केल्विन। ऐसा उसका डेफिनेशन आया है, ठीक है। लेट अस कम ऑन टू द नेक्स्ट एंड मोस्ट पॉपुलर, जो तुमने क्लास 9 में पढ़ा है, मोल कॉन्सेप्ट, यानी कि मोल जो मेजर करता है अमाउंट। अब मास पहले से था लेकिन मोल क्यों चाहिए? मोल चाहिए क्यों? क्योंकि बहुत सारे माइन्यूट सब्सटेंसेस हैं जिसके मास हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो एक ऐसा नंबर चाहिए था, एक ऐसा बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर चाहिए था जिसको या जितने एटम्स हम लें तब मास सिग्निफिकेंट हो और मेजर कर पाएँ। इसीलिए मोल एक मास का ही कह सकते हो बड़ा भाई है। तो मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज, मतलब एटम मॉलिक्यूल कुछ भी, आज देर आर नंबर ऑफ एटम्स इन 0.012 kg ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप के 0.012 kg लिया तो उसमें जितने एटम्स हैं उसी को हम बोलते हैं 1 मोल, ठीक है।
और उसमें एक छोटा सा अनसर्टेनिटी है, मतलब 0.00031 × 1023 का अनसर्टेनिटी मतलब एरर, राइट। वो थोड़ा आगे हो सकता है, थोड़ा पीछे हो सकता है। विथ दिस मच द रेंज एंड उसका वैल्यू तुम्हें पता ही है 6.022045 × 10⁻23। वो एक नंबर है विच डिस्क्राइब्स एन अमाउंट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, बनानास, ऑरेंजेस, कुछ भी हो सकता है। सो मोल इज जस्ट ए नंबर सिग्निफाइंग क्वांटिटी, ठीक है। तो ये उसका डेफिनेशन है। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट, the SI, the last we are coming to the last fundamental unit which is the SI unit of luminous intensity which is candela। मतलब it is one candela which is the luminous intensity of a black body of surface area कुछ दिया हुआ placed at a certain temperature और pressure। अगर हमने एक certain temperature और pressure में, ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्लेटिनम या कुछ गिवन प्रेशर में हमने एक ब्लैक बॉडी का रखा, तो इतना एरिया 1/600,000 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया जितना लुमिनस इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता है, उसको मेजर करने के लिए हमारा यूनिट डिफाइंड है 1 CD मीन्स 1 कैंडेला, ठीक है। तो ये उसका लास्ट फंडामेंटल यूनिट का डेफिनेशन कुछ इस तरह है। आगे बढ़ते हैं, लेट अस गेट ऑन टू डायमेंशंस। ओके फाइन, अब आते हैं हम बहुत ही इंटरेस्टिंग डायमेंशंस के ऊपर, ठीक है। लेट अस कम ऑन टू डायमेंशंस, ठीक है। डायमेंशन, वो जो यूनिट्स हमने निकाला वो काफ़ी नहीं है, उसके साथ कुछ और भी चाहिए जो हम फिजिक्स को आगे ले पाए, ठीक है। तो डायमेंशंस आता है वहाँ पर। डायमेंशंस क्या होता है, बेसिकली बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। अब द एक्सपोनेंट टू विच द बेस यूनिट इज रेज्ड इन अ फॉर्मूला गिव्स इट्स डायमेंशन। मतलब क्या, मतलब मान लो फोर्स क्या है, सबको पता है फोर्स इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन, राइट। तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब तुम्हें पता है कि मास जो है वो तो मास है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, क्या है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। तो ये जो मास है तो ऐसा रहा, लेकिन वेलोसिटी इटसेल्फ क्या है, लेंथ पर यूनिट टाइम। मतलब स्पीड का यूनिट क्या होता है, लेंथ बाई टाइम, और नीचे टाइम भी है। तो देखा जाए तो मास इंटू लेंथ बाई टाइम का स्क्वायर होता है। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये जो फोर्स हमने निकाला, इट इज़ मास का पावर 1 इंटू लेंथ का पावर क्या 1 इंटू, साइड में जगह नहीं है नीचे लिख रहा हूँ, इंटू टाइम टू द पावर -2। ये जो -2, 1 और 1 है जो कि बेस यूनिट्स के पावर जिस पे वो रेज किए गए, दीज आर द डायमेंशन। ध्यान से देखो, डायमेंशन मास नहीं है, लेंथ नहीं है। फंडामेंटल यूनिट्स को जिस पावर में रेज किया गया है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को निकालते वक्त उस फिजिकल क्वांटिटी में उस फंडामेंटल यूनिट्स के डायमेंशंस यही है द एक्सपोनेंट्स। मतलब यहाँ पे मास का डायमेंशन 1 है, लेंथ का डायमेंशन 1 है और टाइम का -2। तो ये याद रखना कि बस फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट्स ही डायमेंशंस रखते हैं, बाकी कोई चीज़ को डायमेंशन में एक्सप्रेस नहीं करते। सो वी हैव टू कम टू द फंडामेंटल लेवल, राइट। तो अब तुमने समझ लिया कि द एक्सपोनेंट्स टू विच एनी बेस यूनिट इज रेज्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग ए फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज द डायमेंशन। और उसी फॉर्म में दिखाना उसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। मान लो हम फोर्स का निकाल रहे हैं, फोर्स इज मास टाइम्स क्या, एक्सेलरेशन। अब मास तो फंडामेंटल यूनिट है, उसका पावर तो 1 है, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन इज नॉट ए फंडामेंटल। ये क्या है, ये क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब लेंथ का पावर 1 और टाइम का पावर -2। तो ध्यान से देखो, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इज mLT -2, मतलब m1L1T -2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। ध्यान से देखा, तो एक्सपोनेंट्स जो बेस यूनिट्स के हैं वो हमें डायमेंशनल फार्मूला देते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के। तो डायमेंशन समझ गए, वो एक्सपोनेंट्स वो पावर, उसको डायमेंशन बोलते हैं बेस यूनिट का जो होता है। और डायमेंशनल फार्मूला भी समझ गए, जो कि कोई भी फार्मूला को एक्सप्रेस करने के वक्त हम करते हैं। लेकिन इस सब से फ़ायदा क्या है, हमें तो मास, लेंथ और केजी वेजी ये सब तो अच्छा लगता था,
लेकिन MLT-2 ये सब क्यों लिया? फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? क्योंकि हम इससे ये सारे चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी इक्वेशन का होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं। होमोजेनिटी क्या होता है? होमोजेनिटी मतलब LHS और RHS आर दे सेटिस्फाइंग द सेम डायमेंशनल फार्मूला या नहीं। अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो दे आर डायमेंशनली होमोजेनियस। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो इक्वेशन भी गलत है और वो होमोजेनिटी भी नहीं हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ को ले लो, ठीक है, एक्सेलरेशन को ले लो। अब तुम्हें पता है कि एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब L1t-2, ठीक है, मैं इसको बाहर लिखना चाहिए। और एक्सेलरेशन वैसे क्या है? वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी इटसेल्फ इज L1t-1 और टाइम इज t1। तो वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन, वो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? L t-1, ठीक है, और एक टाइम है ना -2, सो L1t-2। अब इसको जब मैं एक्सेलरेशन के साथ देखता हूँ तो यहाँ पे डायमेंशंस और वहाँ पे डायमेंशंस दोनों सेम है। L का 1 है, T का -2 है। मतलब डायमेंशनली अगर हम बोले तो एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम या चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। और डायमेंशनली करेक्ट मतलब दिस फॉर्मूला इज होमोजीनियस, ठीक है। फायदा क्या है इससे? सी ए डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला मे नॉट बी द राइट फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² में इसमें S का जो डायमेंशन है UT का डायमेंशन भी वही है और हाफ AT² भी डायमेंशन वही है। कोई और बंदा आके लिख देगा कि S इज इक्वल टू UT प्लस 2AT²। अब यहाँ पे देखो ये भी डायमेंशनली डिस्टेंस देगा। ये क्या देगा? S मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये m0 L1 t0 देने वाला है। तुम्हें पता है कि मास 0 होगा, टाइम 0 होगा और L1 होगा। UT को देखोगे वो भी सेम देगा, AT² को देखोगे वो भी सेम देगा। अब क्योंकि नंबर्स, द प्योर नंबर्स आर डायमेंशनलेस, ये याद रखो। हाफ है कि 2 है कि 3 है, साइड में कोफिशिएंट कुछ भी नंबर है, उसका डायमेंशन नहीं होता। तो डायमेंशन में क्योंकि नंबर्स नहीं आते तो कोई भी साइड में कुछ भी लिख देगा, डायमेंशनली दे आर करेक्ट। दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। हम इसको देखकर तुम बोलोगे कि ये होमोजीनियस है, सही बात है, बट दिस फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट। तो बात सिंपल सी है, ए डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला may not be the right formula or may not be correct actually, but a dimensionally wrong formula has to be wrong actually। मान लो एक फॉर्मूला है, किसी ने तुमको दे दिया, बोला ये बेटा ये फॉर्मूला लेके जा, ये बहुत भयंकर फॉर्मूला है, जैसे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब ये डायमेंशनली सही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये है m0 L1t-1 और ये है L1t-2 m0। These are not dimensionally correct। ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, मतलब दैट इज एनफ प्रूफ फॉर यू दैट दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सिंपल सी बात है। सो डायमेंशनली इनकरेक्ट फॉर्मूला विल 100% assure you that the formula itself is incorrect, but a dimensionally correct formula, इसको देखो ये सही है डायमेंशनली, लेकिन इट मे नॉट बी करेक्ट। सो डायमेंशनली रॉन्ग होने से वी आर सर्टन इट इज नॉट करेक्ट, बट डायमेंशनली सही होने से वी कांट से इट इज करेक्ट, बट इट हैज टू बी होमोजेनियस, राइट। सो ए फॉर्मूला हैज टू बी होमोजेनियस। S का डायमेंशन जो UT का वही, हाफ AT² का भी वही, वैसे ही V² इज इक्वल टू U² प्लस 2S में तीनों टर्म्स का डायमेंशन सेम। वरना हाँ ऐसा होगा कि वी आर एडिंग वेलोसिटी टू मास और मास टू स्पीड, ये सब चीज़ होने वाला है, जो कि एकदम फालतू चीज़ है, वो सही नहीं है। और स्पीड को कोई मास से ऐड करता है क्या? नहीं करता। सो डायमेंशनली होमोजेनिटी चेक करता है डायमेंशंस, ठीक है। उसके बाद इसका एक लिमिटेशंस है जो मैंने तुम्हें बताया अभी कि डायमेंशनली अगर करेक्ट है, नॉट नेसेसरली द फॉर्मूला इज करेक्ट। सो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ द होमोजेनिटी हेल्प फ्रॉम डायमेंशंस, ठीक है। उसके बाद कन्वर्सन ऑफ यूनिट, कोई भी यूनिट को मान लो यू कैन कन्वर्ट, मतलब मान लो 1 न्यूटन
उसको तुमको कन्वर्ट करना है डाइंस में, तो कितने डाइंस होंगे, ठीक है, वो तुम डायमेंशनली चेक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि न्यूटन है m1 L1 T-2, वहाँ पे मैं मास को जब CGS यूनिट में कन्वर्ट करूँगा तो बाई 1000 करूँगा, सॉरी क्या होगा, इंटू 1000 करूँगा, क्योंकि kg 1 kg इज़ 1000 ग्राम। लेंथ को कन्वर्ट करने के लिए उसको इंटू 100 करूँगा, क्योंकि 1 मीटर इज इंटू 100 सेंटीमीटर। और टाइम तो सेकंड्स है, वो तो CGS और SI यूनिट दोनों में टाइम सेम है, सही बात है। तो 10⁵ डाइन मुझे एक ही सेकंड में मिल जाता है, ठीक है। सो डायमेंशन विल ऑल्सो हेल्प यू टू फाइंड व्हाट, टू कन्वर्ट ए यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम्स टू अनदर सिस्टम्स लाइक दिस। समझ में आया? लेट अस कम ऑन टू द थर्ड पार्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिड्यूसिंग ए रिलेशन बिटवीन फिजिकल यूनिट्स, ठीक है। मतलब आज तक जितना फिजिकल यूनिट्स में जितना फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, वो सारा फॉर्मूला डिड्यूस करने के बाद डायमेंशनली चेक किया गया। और ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो डायमेंशन से ही आए हैं। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें बोला कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम है जो कि ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। मैंने तुम्हें पूछ लिया कि ये जो सिंपल पेंडुलम है उसका लेंथ है L, ग्रेविटी में है G, और क्या है, और कुछ नहीं है। और पूछा है कि टाइम पीरियड इसका कितना है, टेंशन नहीं, टाइम पीरियड से टेंशन होता है, ये वो बात नहीं है, ये है टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट ऑसिलेशन। मतलब यहाँ से गया तो वापस यहाँ पे आने के लिए कितना टाइम लगता है, तो वो मैंने तुम्हें को बोला है। और मैंने बोला है कि द टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन कुछ चीज़ें, जैसे कि डिपेंड्स ऑन लेंथ, मुझे पता नहीं प्रोपोर्शनल है कि इनवर्स है, नहीं पता। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये दो चीज़ पर डिपेंड करता है, मुझे और कुछ नहीं पता है। तो मैं ये कैसे निकालूँ, हाउ टू डिड्यूस रिलेशन कि T एक्चुअली साइड में कुछ कांस्टेंट हो सकता है, और या फिर प्रोपोर्शनलिटी में देखें तो लेंथ का कौन सा पावर में प्रोपोर्शनल है और G का कौन सा पावर में प्रोपोर्शनल है, ये निकालना है। अगर ये आ गया तो मैं बोल सकता हूँ T इज इक्वल टू K L टू द पावर A इंटू G टू द पावर A। समझ में आया? A नहीं, मान लो B, सॉरी। तो ये जो एक्सपोनेंट्स है L के और B के, वो डिड्यूस करना है मेरे को क्या पता कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ है या उसका स्क्वायर है या उसका स्क्वायर रूट है, नहीं पता। ये सब भी हेल्प करता है डायमेंशंस, हाउ टू डिड्यूस रिलेशन। तो कैसे करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, मान लो हम टाइम को तो हमको पता है ना, हमें पता है कि टाइम क्या है, टाइम का जो डायमेंशंस है वो m0, L0 और T1, उसमें मास नहीं है, लेंथ नहीं है, सिर्फ टाइम है। और यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन वो है m0, L1 और T0। यहाँ पे मास नहीं है, टाइम नहीं है, सिर्फ लेंथ है। और G द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब लेंथ m0, लेंथ 1 और T-2। अब ध्यान से देखो, ठीक है। अब क्योंकि एक सेकेंड, अब क्योंकि मैंने ये रिलेशन निकालना है कि क्या है, तो मैं मान लेता हूँ कि लेट T बी इक्वल टू L टू द पावर A और G टू द पावर B। मुझे नहीं पता, लेकिन टाइम का तो ये है m0, L0, T1, तो इसको इक्वेट करने वाला हूँ लेंथ टू द पावर A, G टू द पावर B। मुझे डायमेंशन नहीं पता मुझे, तो लेंथ को जब पावर A करता हूँ, ठीक है, व्हेन आई मेक इट L टू द पावर A, आई गेट द डायमेंशंस एज, ये तो m0 का पावर 0 तो 0 रहेगा, L हो जाएगा A और T हो जाएगा 0, ठीक है। क्योंकि जब इसका पावर 0 A करूँगा तो 0 इंटू A इज 0, L 1 इंटू A इज 1, A 0 इंटू A इज ऑल्सो 0, ठीक है। अब G को जब मैं पावर B पे डालता हूँ तो वहाँ से मिलता है m0 का 0, L हो जाएगा 1 इंटू B, और T हो जाएगा -2 इंटू B, मीन्स -2B, ठीक है। एंड व्हेन आई मल्टीप्लाई देम, क्योंकि रिलेशन है K इंटू L's पावर इंटू G's पावर, अब डिवाइड है, डिवाइड भी मल्टीप्लिकेशन होता है विथ ए नेगेटिव पावर। तो जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलने वाला है यहाँ से
m तो 0 ही रहा, l का पावर a यहाँ पे b, मतलब a प्लस b, और ये क्या रहा t। मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, तुम साइड में लिखना, ठीक है। t का पावर 0 प्लस 0 माइनस 2b, मतलब सिर्फ माइनस 2b, तो यही है। अब ये मस्ट बी इक्वल टू टाइम, क्योंकि टाइम से इक्वेट किया गया है, तो LHS का होमोजेनिटी RHS का होमोजेनिटी होमोजेनियस होना चाहिए। तो m0 L0 t1 इज इक्वल टू, जब इसके साथ इक्वेट करें लेंथ को इसके साथ मल्टीप्लाई किया पावर देके, तो m0 LA प्लस b और t माइनस 2b। अब क्योंकि ये होमोजेनियस है, दोनों साइड में डायमेंशन सेम होना चाहिए, मतलब 0 का तो 0 है, m से कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन l का 0 और यहाँ पे l का a प्लस b मुझे मिला, a प्लस b मस्ट बी इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन 1 माइनस 2b, मतलब t का पावर माइनस 2b, एक सेकेंड, 1 मस्ट बी इक्वल टू 2b, समझ गए। देखो मैंने क्या किया, l का m का पावर इक्वेट किया, वो तो 0 है, सही है। l का पावर इक्वेट किया 0 है, यहाँ पे a प्लस b है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और t का पावर इक्वेट किया, यहाँ पे 1 है, वहाँ पे माइनस 2b है, सॉरी दिस इज माइनस 2b, सही बात है। तो b कितना आया, -1/2, b आया -1/2, और b को लेके यहाँ डालता हूँ तो a कितना आएगा 1/2। तो मुझे वो एक्सपोनेंट के पावर मिल गए जो कि है -1/2 और 1/2, आधा काम खत्म। अब देखते हैं, मान लो t हमने क्या लिया था, k इंटू लेंथ टाइम्स क्या होगा, ये जो है ये लेंथ ऑफ दी पेंडुलम है, ठीक है। तो पेंडुलम का लेंथ का पावर कितना है, a हमने लिया था, a कितना आया था 1/2 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसका पावर कितना है b है, b कितना है -1/2। अब ध्यान से देखो तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू k टाइम्स रूट ओवर, अब ये 1/2 -1/2 ये नीचे आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो मतलब रूट ओवर ऑफ L/G। अब एक्सपेरिमेंटली ये भी प्रूव्ड है कि k इज इक्वल टू 2π, सो द टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम बिकम्स 2π रूट ओवर ऑफ L/G। तो ये देखो, ये मुश्किल सा फॉर्मूला हमने डिराइव किया बाय यूजिंग डायमेंशंस इन डिड्यूसिंग ए रिलेशन बिटवीन फिजिकल यूनिट्स। तो यही है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला, जो हमको पता भी नहीं था, हमको सिर्फ ये पता है कि इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वहाँ से डायमेंशनली एनालाइज करके हमने निकाला उसका एक्सपोनेंट्स। So t is equal to 2π root over of L/G is the right equation. This gives the relation between the time period of a simple pendulum, the length of the thread of the pendulum which is supposed to be massless, and the gravitational acceleration, जो भी जगह पे है उस जगह का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून पे है या यहीं पे है या मार्स पे है, कहीं भी है, ठीक है। तो हम समझ गए डायमेंशंस के यूजेस, डायमेंशंस के लिमिटेशंस, और भी एक दो लिमिटेशंस है, ठीक है। तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे, कुछ भी इस वीडियो में नहीं समझ में आया तो मुझे ज़रूर पूछना, और कोई भी बात नहीं समझ पाए तो यू कैन पॉज एंड वॉच इट अगेन, ठीक है। सो आई होप दिस फर्स्ट चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो ख़त्म हो गया। अभी हम जाएंगे फिजिकल वर्ल्ड में, जो बाकी है उसको ख़त्म करेंगे, और फर्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में होपफुली हम ख़त्म कर देंगे, दैट इज़ आवर होप, ठीक है। लेट्स होप। सो विशिंग ऑल ऑफ यू ए गुड टाइम, ठीक है। दिस इज योर टीचर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग, बाय बाय।